हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, सिंगल ब्लॉक ऑफ मास m1 जो है क्या कर रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन कैसा होता है, एक टेबल पे आपने क्या किया, एक ब्लॉक को रखा और उसको ऐसे ऐसे आप घुमा रहे हो, ठीक है, बीच में आपने एक रस्सी बांधी हुई है ब्लॉक से और आप इसको ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, है ना, ऐसे टेबल पे रख के घुमा रहे हो। वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात नहीं कर रहा हूं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन आएगा अगले चैप्टर के एंड में, वर्क एनर्जी पावर वाले में, क्योंकि उसमें जब वर्टिकल सर्कुलर मोशन होता है तो लोअर से हाईएस्ट पॉइंट तक जाने में कुछ एनर्जी भी कभी हमको कंसिडरेशन करना होता है, ठीक है भाई। लोएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, तो वो सब चीजें हमको अगले चैप्टर में सीखनी है। फिलहाल के लिए हॉरिजॉन्टली अगर कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो क्या होगा, ठीक है, तो सेंटर पे रस्सी बांधी हुई है और ब्लॉक से अटैच है और ब्लॉक को ऐसे ऐसे घुमाया जा रहा है, ठीक है भाई, ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे घूम रहा है, आपको बताना है रस्सी में टेंशन कितनी है। तो आपको ये क्वेश्चन करने के दो मेथड्स मिलते हैं। पहला मेथड ये है कि भाई आप आराम से जमीन पे बैठो, ठीक है, टेबल पे आपको ऑब्जेक्ट ऐसे घूमते हुए दिखाई दे रहा है, आपको दिख रहा है ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो इसके पास एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन है कौन सी डायरेक्शन में होगा, सेंटर की तरफ। ऑब्जेक्ट घूम रहा है ना कांस्टेंट स्पीड पे, कांस्टेंट ओमेगा से, तो सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन होगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सही है। बोलो एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है तो फोर्स भी सेंटर की तरफ लग रही होगी, है ना, बोलो भाई। इस रस्सी की जो टेंशन है यही तो इस ऑब्जेक्ट को ऐसे ऐसे घुमा रही है, अदरवाइज अगर ये रस्सी नहीं होती तो क्या ये ऑब्जेक्ट अपने आप घूम जाता इधर, नहीं ना। दैट मीन्स कि इस टेंशन की वजह से ही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ रहा है। तो बोलो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सही है। टेंजेंट वाली फोर्स जो है, सॉरी टेंशन वाली जो फोर्स है इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, या फिर इसको आप ऐसे बोल सकते हो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बोलो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कौन कर रहा है, टेंशन, इज इक्वल टू मास कितना है m, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय r भी लिख सकते हो, ओमेगा स्क्वायर r भी लिख सकते हो, या फिर एन वी ओमेगा भी लिख सकते हो, सही है। टेंशन आ गई ना। अच्छा दूसरा तरीका क्या है, आप क्या करो, आप इस ऑब्जेक्ट पे बैठ जाओ, सही है। इमेजिन करो वो जो ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे घूम रहा है, आप उसके ऊपर बैठे हुए हो। अब बताओ क्या आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ, नॉन इनर्शियल एक्सेलरेटेड फ्रेम है मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है मतलब सूडो फोर्स लगेगा, सूडो फोर्स का डायरेक्शन एक्सेलरेशन से अपोजिट होगा। तो अगर एक्सेलरेशन इधर है तो बोलो सूडो फोर्स उधर होगा, कितना होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर। तो बोलो बाहर की तरफ क्या लगेगा, एक सूडो फोर्स, सही है। और बोलो अंदर की तरफ क्या लगेगा, टेंशन, बोलो भाई टेंशन उधर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उधर। क्या आप ब्लॉक के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे हैं, क्या ब्लॉक आपके रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है, यस आप ब्लॉक पे बैठे हो, बस में बैठे तो बस रेस्ट पे दिखाई देती है, ऐसे ही ब्लॉक पे बैठे तो ब्लॉक भी क्या दिखाई देगा, रेस्ट पे। दैट मींस ब्लॉक पे लगने वाले नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो, इधर वाला फोर्स इक्वल टू इधर वाला फोर्स, यानी कि टेंशन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, सही है। कोई दिक्कत भाई, कोई दिक्कत, सही है, ओके ओके ठीक है भाई। टाइम पीरियड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस 2 पाई आर, स्पीड कितना v, तो 2 पाई आर बाय, कोई दिक्कत, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत तो नहीं है। टाइम पीरियड का एक और फॉर्मूला होता है क्या, 2 पाई बाय ओमेगा, पढ़ा हुआ है, ये भी याद होना चाहिए। अच्छा ओमेगा को 2 पाई एफ रख दिया, 2 पाई कट जाएगा, 1 बाय एफ की फ्रीक्वेंसी, ये होता है टाइम पीरियड होता है ना, सही है भाई। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ रख के देख लिया, टाइम इक्वल टू 1 बाय फ्रीक्वेंसी होता है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। इस ऑब्जेक्ट की जो इधर जाने की स्पीड है ना, स्पीड है v, रेडियस है r और एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, तो v r और ओमेगा में क्या रिलेशन था, v इक्वल टू आर ओमेगा, सही है, याद रहेगी ये बात। 2 ब्लॉक्स हैं अब की बार हमारे पास, 2 ब्लॉक हैं, 2 ब्लॉक है तो क्या करेंगे, क्या हमारे फिजिक्स के नियम चेंज हो जाएंगे 2 ब्लॉक पे, कानून वही रहेगा, बोलो भाई मेथड भी वही रहेगा। क्या, पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चूज करो, सिस्टम चूज करो, है ना, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो बोलो कौन सा मेथड इससे करें, बाहर जमीन पे बैठ के करें, ठीक है। अब की बार क्या हो रहा है, एक बड़ा सा टेबल है मेरे पास, एक रस्सी है m1 मास से जुड़ी हुई है और फिर यहां से रस्सी m2 मास से जुड़ी हुई है, दोनों को घुमाया जा रहा है कितने एंगुलर वेलोसिटी से, ओमेगा से, सही है।
इस रस्सी की जो लंबाई है दैट इज R1, और ये वाली जो रस्सी है इसकी लंबाई है R2। सही है, तो ऑब्वियसली ये R1 रेडियस के पाथ पे चलेगा और ये R2 रेडियस के पाथ पे चलेगा। बोलो भाई, है ना, ये R1 रेडियस के पाथ पे चलेगा और ये R2 रेडियस के पाथ पे चलेगा। आपको बताना है T1 कितना होगा और T2 कितना होगा। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, क्या आप फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं? पहले किसका बनाएं? लेट से M2 का हम फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं। ठीक है भाई, तो बोलिए M2 ये हो गया मेरे लिए। सही है, इधर की तरफ क्या लग रहा है? जमीन पे खड़ा हूं मैं, नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ऑब्जेक्ट गोल गोल चक्कर काट रहा है, रेडियस है R2। सही है, ओमेगा है, ओमेगा गिवन है जो। ठीक है, तो बोलो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बोलो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम इसके लिए कौन कर रहा है? T2। तो T2 इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। मास कितना है? M2, और AC कितना है? ओमेगा स्क्वायर R होता है। तो बोलो यहां क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर R2। डन, T2 आ गया। क्लियर है? ठीक है, आप चाहते तो क्या कर सकते थे, आप M2 पे बैठ जाते हैं, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता M ओमेगा स्क्वायर R2 बाहर, और अंदर की तरफ टेंशन T2 ऑब्जेक्ट रेस्ट पे दिखाई दे रहा है आपको, तो अंदर वाला फोर्स इक्वल टू बाहर वाला फोर्स T2 इज इक्वल टू M ओमेगा स्क्वायर R2। ऐसे भी कर सकते हैं। सही है भाई, कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल है ना? ओके, अब M1 के लिए कर लेते हैं। बोलो, अब आप चाहो तो सिर्फ और सिर्फ M1 का फ्री बॉडी डायग्राम भी बना सकते हो। ये देखो M1 का फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। इसके ऊपर अंदर की तरफ टेंशन अंदर लग रहा है, ये इधर वाला टेंशन T1 अंदर लगेगा। ओके, यहाँ पे रस्सी है T2 वाली। बोलो टेंशन इज ऑलवेज पुलिंग इन नेचर। भाई ये जो T2 है ये M2 को तो इधर खींच रहा है और M1 को ये इधर खींच रहा है। तो बोलो M1 के फ्री बॉडी डायग्राम में T2 कहां लगेगा? इधर की तरफ। सही है, तो बोलो T1 इधर लग रहा है और T2 इधर लग रहा है। T2 का वैल्यू निकाल सकते हैं हम, कितना है? M। सही है, ओके। यहां बोलो इसके लिए क्या करेंगे? नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना? जमीन पे खड़े होकर देख रहा हूं मैं। बोलो अंदर की तरफ क्या लग रहा होगा? एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सही है, विच इज इक्वल टू, बोलो ओमेगा स्क्वायर R1। सही है, बोलो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। किसके लिए? M1 के लिए। तो बोलो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स क्या है? T1 माइनस T2, है ना? अरे भाई नेट एक्सेलरेशन अंदर की तरफ है ना, इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इसका इसके सेंटर की तरफ होगा। तो बोलो इसका एक्सेलरेशन इधर है, मतलब नेट फोर्स भी इधर है, यानी कि T1 बड़ा है और T2 छोटा है, तो इसलिए लिखेंगे T1 माइनस T2 इज इक्वल टू, बोलो मास M1, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर R1। सही है, कोई दिक्कत? T1 इज इक्वल टू M1 ओमेगा स्क्वायर R1 प्लस T2 का वैल्यू लिख दो M2 ओमेगा स्क्वायर R1। सही है, डन। T1 का वैल्यू भी आ गया। आप चाहो तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हो कि ये देखो T2 इधर लग रहा है, T1 इधर लग रहा है, ये ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा है, तो बोलो मैं इसके ऊपर बैठा हूं, तो बोलो सेंटर इधर है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगेगा, इतना लगेगा, है ना? तो बोलो अंदर वाला फोर्स इक्वल टू टोटल बाहर वाला फोर्स, दिस प्लस दिस। जैसे भी यही हो रहा है, यस और नो, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल है ना? बोलो इसकी स्पीड क्या होगी? v1, इसकी स्पीड क्या होगी? v2, इसका वैल्यू आएगा ओमेगा R1 और इसका वैल्यू आएगा ओमेगा R2, क्योंकि R2 रेडियस पे चल रहा है। कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल है। बोलो v1 रेशियो v2 करना है तो R1 रेशियो R2 आ जाएगा, यही लिखा हो, है ना? भाई दिस डिवाइड बाय दिस करो, R1 बाय R2 आ जाएगा ना? मुश्किल है कुछ? अब 3 ब्लॉक्स के लिए मुझे बताने की जरूरत है क्या? अब बस फिगर थोड़ा सा अलग दिख रहा है आपको, है ना? फिगर देख लीजिए, फिगर समझा देता हूं आपको, है बहुत ही आसान। अच्छा, ऊपर वाले क्वेश्चन का एक और मेथड है, बता देता हूं आपको, जो आप सोच सकते हैं कि सर ये वाला मेथड तो आपने बताया ही। M1 और M2 को इकट्ठे को सिस्टम मान लेंगे, है ना? और फिर गलत कर देंगे। अरे M1 और M2 सेम रेडियस के पाथ पे चल रहे हैं क्या? अलग अलग पे चल रहे हैं, तो अलग अलग के लिए सेम सिस्टम कैसे मान लोगे? पहले पे अलग फोर्स लग रहा है, दूसरे पे अलग, तो सेम सिस्टम, सॉरी सेम एक सिंगल सिस्टम नहीं मान सकते। ठीक है, ये फिगर देखो, यहां क्या आ रहा है?
ये ऊपर से फोटो नहीं लिया है, ऊपर वाले केस में क्या था, ऊपर से फोटो लिया हुआ है, ये क्या है, साइड से फोटो लिया हुआ है। यहाँ पे एक बड़ा सा टेबल है ऐसे, ठीक है, और ये तीन जो मासेस है ये ऐसे घूम रहे हैं ऐसे, ठीक है, क्लियर है, लिखा भी हुआ है देखो, ये सेंटर हो गया और ये तीनों ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे लिख दिया, मतलब ये पूरा सिस्टम ऐसे घूम रहा है, ठीक है, इसका रेडियस r1, इसका रेडियस r2, इसका रेडियस r3। तो ये आपको बताना है T1 T2 T3, V1 V2 V3 बताना है, और T1 T2 T3 का रेशियो भी बताना है, सही है। तो देखो भाई, सबसे पहले T3 कर लें, सीधा शॉर्टकट तरीके से करें क्या, इससे बाहर फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, m3 ओमेगा स्क्वायर r3, अंदर वाला फोर्स इक्वल टू बाहर वाला फोर्स, सही है। तो T3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, सही है, ओके। अब बताओ, यहां का टेंशन पता चल गया, इस पे टेंशन लग रहा है बाहर, इस पे इधर वाला टेंशन लग रहा है अंदर, और इस पे सूडो फोर्स लग रहा है बाहर, कितना सूडो फोर्स है, m2 ओमेगा स्क्वायर r। बोलो, सूडो फोर्स लिख लिया, मतलब अंदर वाला फोर्स इक्वल टू बाहर वाला फोर्स, तो बोलो ये फोर्स विच इज इक्वल टू दिस प्लस ये इज इक्वल टू दिस, तो T2 इज इक्वल टू m2 ओमेगा स्क्वायर r2 प्लस m3 ओमेगा स्क्वायर r3। T1 इज इक्वल टू T2 प्लस m1 ओमेगा स्क्वायर r1। समझ नहीं आया, कर लोगे, T1 T2 T3 का रेशियो ले लेना, फिर आ जाएगा। ऐसे ही V1 V2 V3 क्या आएगा, ओमेगा r1 ओमेगा r2 और ओमेगा r3, रेशियो r1 रेशियो r2 रेशियो r3, सही है भाई, कर लोगे, ओके। T1 एंड T2 इन द फॉलोइंग केसेस, T1 T2 बताना है, सेम टू सेम क्वेश्चन है, ये M1 M2 M3 की जगह क्या दे दिया आपको, T1 और T2 दे दिया, ये L1 और यहां से L2 दे दिया, सही है। तो बोलो इसका जो रेडियस है घूमने का वो कितना हो जाएगा, L1 प्लस L2 हो जाएगा, तो R2 की जगह L1 प्लस L2 लिख देना है, बस, मुश्किल है क्या, कर सकते, सेम ही तो क्वेश्चन है, पहला मास M1 की जगह M, दूसरे मास M2 की जगह 2M, R1 की जगह L1 और R2 की जगह L1 प्लस L, बस और कुछ नहीं, कर लोगे। T1 T2 T3 का रेशियो बताना है, M 3M 5M, M1 M2 M3 दिख रहे हैं, ये R1 L1 प्लस L2 इज इक्वल टू R2 और ये L1 प्लस L2 प्लस L3 इज इक्वल टू R3, हो जाएगा ना। फिर T1 T2 T3 आ जाएगा, उनका रेशियो ले लेना है, जो कॉमन चीजें होंगी जैसे ओमेगा स्क्वायर आएगा वो काट देना, सही है, जैसे ये घुमा के ऐसे करके लिखा हुआ ना ओमेगा, मतलब ये ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है, मुश्किल है, बहुत आसान, ठीक है। अब स्प्रिंग में एक्सटेंशन बताना है, वहां रस्सी थी, यहां पे क्या आ गया, स्प्रिंग। स्प्रिंग और रस्सी में बहुत ज्यादा फर्क मानते हो क्या आप, नहीं, आपने को क्या करना था, बेसिकली टेंशन ही तो निकालनी होती है, वहां पे सीधा सीधा टेंशन को T लिख देते हैं, यहां पे टेंशन की जगह क्या लिख देंगे, KX, बोलो भाई, क्लियर है, ओके। ये देखो, एक स्प्रिंग से बंधा हुआ मास है, तो ये ओमेगा नहीं है, ये M है, उल्टा लिख दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो बोलो ये ओमेगा से घूम रहा है, बोलो इधर फोर्स लगेगा कुछ F, बोलो ये किसने लगाया है फोर्स, स्प्रिंग ने, स्प्रिंग का फोर्स कितना होता है, और इधर क्या लग रहेगा, M ओमेगा स्क्वायर L1, तो बोलो kx इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर L1, x इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर L1 बाय k, बस, मुश्किल है क्या, जहां पे भी क्या करना होता है, बेसिकली आपको क्या करना होता है, बोलो स्प्रिंग आ जाए, सीधा सीधा स्प्रिंग की टेंशन को kx ही मान लो डायरेक्टली, हो जाएगा था। अब देखो यहां पे क्या हुआ था कि जब ये खिंच गया था तब इसका जो टोटल लेंथ था वो L1 था। अब ये कह रहा है कि जब इसको घुमाया तो ओरिजिनल इसकी जो लेंथ थी वो थी L0, और अब ये खिंच के कितना खिंच गया, x खिंच गया, टोटल कितना हो गया, L0 प्लस x हो गया। तो बोलो ये जो मास है या ये जो वेट है ये कितने कितने रेडियस के पास पे चलेगा, क्या ये L0 पे चलेगा, L0 प्लस x रेडियस पे चलेगा, L0 प्लस x इसका रेडियस हो जाएगा। अब यहां से आपको कितनी चीजें निकालनी है,
एक ही चीज निकालनी है, एक्स। तो बोलो अंदर वाला फोर्स कितना आ जाएगा, एक्स खींचा हुआ है तो के एक्स इसका अंदर का फोर्स हो गया। ये एम मास कितना आ जाएगा, एम ओमेगा स्क्वायर एल नॉट प्लस एक्स। तो दिस इज इक्वल टू दिस, एक्स इज इक्वल टू, अरे एक्स इधर भी है और इधर भी है। आपको क्या करना है, ओपन करना है, फिर एक्स वाली सारी टर्म्स को एक साथ ले जाना है, फिर एक्स को कॉमन लेना है और फिर बाकी सारी चीजों को उधर लेके जाना है। सही है, एक्स एक तरफ होना चाहिए, ये इनकम्प्लीट आंसर माना जाएगा। ठीक है, ओके ओके। अब ये क्वेश्चन देख लो, अब यहां पे फ्रिक्शन ऐड कर दिया, सर्कुलर मोशन आता ही अपने को, है ना। फोर्स इन सर्कुलर मोशन क्या होती है, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल दो ही तो होती है। सेंट्रीपिटल क्या होती है, एम वी स्क्वायर बाय आर एन ओमेगा स्क्वायर आर एम वी ओमेगा, यही होता है। अच्छा, अब यहां फ्रिक्शन और डाल दिया, क्या कह रहा है, ए ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन ए रोटेटिंग प्लेटफॉर्म। अब ये जो टेबल है ना, ये टेबल रोटेट कर रहा है, ठीक है, टेबल रोटेट कर रहा है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से। यहां पे ये जो एम मास है ये सेंटर से आर डिस्टेंस पे रखा हुआ है। दिस प्लेटफॉर्म इज रफ एंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू। ठीक है, ये कह रहा है फाइंड द मिनिमम ओमेगा सच दैट द ब्लॉक स्टार्ट्स स्लिपिंग। ब्लॉक जो है फिसलने लग जाए, इसके लिए आपको ओमेगा निकालना है। तो मैं कहता हूं लेट्स से जिस ओमेगा पे ये स्लिप होने लगता है दैट वैल्यू ऑफ ओमेगा इज ओमेगा। ठीक है, ओके, ठीक है भैया। अब इमेजिन करिए कि आप यहां हैं, इस ब्लॉक के ऊपर बैठे हुए हैं, सही है। ये ब्लॉक ऐसे ऐसे घूम रहा है, एक किसी भी गिवन टाइम पे जब ये जस्ट स्टार्ट होने वाला है स्लिपिंग, तब आपने इसके ऊपर जो फोर्स लग रही है उनको स्टडी किया। मैं कहता हूं ये बाहर जाना चाहता है, भाई आप इसके ऊपर बैठे सूडो फोर्स लग रहा है, भाई घूम रहा है ना, तो सेंटर से आगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा एंड दैट इज एम ओमेगा स्क्वायर आर। भाई एम मास है, ओमेगा से घूम रहा है, आर इसका रेडियस हो गया। बोलो भाई आर डिस्टेंस है तो आर रेडियस के पास भी घूम रहा है। कोई रस्सी अटैच नहीं है, कौन है, फ्रिक्शन है ना। तो अब क्या हो रहा है, बोलो वो जाना चाहता है इधर, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, रोकेगा। कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, इधर। तो यहां पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है वो कौन है, फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन कितना लगेगा, जस्ट स्टार्ट स्लिपिंग हो रही है तो म्यू एन लगाएंगे, तो म्यू इंटू एन, एन मतलब एम जी नीचे एन ऊपर, है ना, ऊपर से देख रहे हैं ना हम। तो बोलो ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो नीचे एम जी ऊपर एन, तो बोलो एन इज इक्वल टू एम जी लगा दो, म्यू एम जी अंदर का फोर्स और एम ओमेगा स्क्वायर आर बाहर का फोर्स। सही है, आ गया ना। तो इतनी ओमेगा से अगर ये घूमेगा तो ये स्लिपिंग स्टार्ट हो जाएगी, मुश्किल है क्या। अगले केस में क्या है, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और मुश्किल कर दिया। यहां पे आपको ओमेगा निकालना था, वहां पे आपको अल्फा दे देगा, अल्फा। ठीक है, कह रहा है कि यहां पे ये जो सर्कुलर प्लेटफॉर्म है, ये जो टेबल है ना, ये इनिशियली रेस्ट पे है और t इक्वल टू 0 पे ये एक्सेलरेट करने लगता है, और एक्सेलरेट करने लगता है अल्फा से, अल्फा इक्वल टू कांस्टेंट। सही है, अल्फा की वैल्यू अल्फा ही है। आपको बताना है कितने टाइम के बाद ये ऑब्जेक्ट स्लिप करना स्टार्ट करेगा। देखो भाई, जैसे जैसे भाई t इक्वल टू 0 पे 0 है, t इक्वल टू 1 पे थोड़ा सा तेज घूमने लग गया, उसके बाद और तेज घूमने लग गया, और तेज घूमने लग गया, और तेज घूमने लग गया, काफी तेज घूमने लग गया। एक पॉइंट पे क्या आएगा, बाहर का फोर्स ज्यादा हो जाएगा, फ्रिक्शन कम रह जाएगा, उस टाइम पे स्लिप करेगा। सही है, ओके। तो मुझे बताओ कि जब ये स्लिप करेगा उस टाइम पे टाइम क्या होगा, वो टाइम क्या होगा जिस टाइम पे स्लिप करेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया ना, ठीक है। अच्छा, तो बोलो अंदर की तरफ क्या लगेगा, म्यू जी, बाहर की तरफ क्या लगेगा, एम ओमेगा स्क्वायर आर। ये कौन सा ओमेगा है, ओमेगा फाइनल या ओमेगा इनिशियल, फाइनल होगा, है ना। ठीक है भैया, तो ओमेगा का वैल्यू क्या आ गया, अंडर रूट म्यू जी बाय आर। फाइनल ओमेगा इतना है, ओमेगा इनिशियल 0 है,
अल्फा अल्फा है, टाइम निकालना है। कौन सी इक्वेशन? सही है। सही है, अल्फा इंटू टी, जितना ही क्वेश्चन। सही है, कोई दिक्कत? ओके ऑलराइट, ये क्वेश्चन और देखो, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। A car is going on a semi-circular bridge। एक गाड़ी है, ठीक है भैया, देखो कितनी फैंसी गाड़ी बनाई, ठीक है। A car is going on a semi-circular bridge। semi-circular bridge है, इस पे ये गाड़ी जा रही है, and ठीक है, is at angle theta। और जब हम बात कर रहे हैं, जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं, उस टाइम पे ये वाला जो एंगल है, वर्टिकल के साथ जो एंगल बनाया है, दिस इज थीटा, ठीक है। गिवन दैट स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन नहीं है। फाइंड नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन ऑन द कार। तो इस टाइम पे इस गाड़ी पे जो फ्रिक्शन लग रहा है और जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कितना हो, ये आपको बताना है। ऑल्सो कमेंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन व्हाइल गोइंग अप एंड गोइंग डाउन, ये आपको बताना है। सोच के देखो, गाड़ी कैसी स्पीड से चल रही है? कांस्टेंट स्पीड से। सबसे पहले तो आपको बताना है कि फ्रिक्शन कितना है और उसकी डायरेक्शन क्या है, और आपको बताना है नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा। सही है, ओके। क्वेश्चन समझ में आ गया है। ऑब्जेक्ट सर्कुलर सेमी सर्कुलर ब्रिज पे चल रहा है, मतलब सर्कुलर पाथ पे है ये गाड़ी, और जो भी पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे होता है उस पे क्या लगता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोल दो या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल दो। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के टर्म्स में बात करें तो कहां लगती है? सेंटर से अवे लग, ठीक है भैया, ये सेंटर हो गया। इस गाड़ी का फ्री बॉडी डायग्राम बना दें, ठीक है भैया, ओके। ये गाड़ी यहां mg, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या है? थीटा है ना। वर्टिकल, सॉरी, हाँ वर्टिकली अपोजिट नहीं रहे। अल्टरनेट इंटीरियर, अल्टरनेट इंटीरियर 9th क्लास की बात है, मैं तो भूल गया ना, बहुत साल पहले की बात है मेरे लिए, तो आपके लिए नई नई बात है, 2 साल पहले की बात आपके लिए, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल होंगे, ठीक है भाई। वर्टिकली अपोजिट ये होते हैं, पता है मेरे को, अनपढ़ नहीं, ठीक है, जस्ट सो यू नो, ठीक है भाई। mg इधर होगा तो इधर कितना लगेगा बोलो? mg cos थीटा, और इधर कितना लगेगा बोलो? ठीक, ओके। देयर इज सम कॉन्टेक्ट बिटवीन द ब्रिज एंड द कार, तो बोलो ब्रिज इसको ऊपर ढकाएगा, बोलो दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन n। अब ये v इक्वल टू कांस्टेंट से चल रहा है, स्पीड इसकी गिवन है v, बोलो सेंटर है इधर सर्कुलर पाथ पे, तो बोलो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा mv²/r। सही है, ओके। अब अपने को क्या निकालना है? नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। तो मैं कहता हूं, जब मैं इस गाड़ी में बैठा हूं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात करती, मतलब मैं गाड़ी में बैठा हूं, तो बोलो गाड़ी में बैठा हूं तो गाड़ी पे लगने वाला नेट फोर्स इज 0, तो ऊपर वाला फोर्स इज इक्वल टू नीचे वाला फोर्स, इस डायरेक्शन का फोर्स इक्वल टू इस डायरेक्शन का फोर्स। तो बोलो इधर कौन है? mg cos थीटा, इधर कौन है? नॉर्मल रिएक्शन प्लस mv²/r, तो n प्लस mv²/r इज इक्वल टू mg cos थीटा। इसको उठा के इधर लेके जाओ, क्या आ जाएगा? n इज इक्वल टू mg cos थीटा माइनस mv²/r। डन, ओके। अब मुझे बताओ, गाड़ी का स्पीड कांस्टेंट है ना, गाड़ी का स्पीड कांस्टेंट है, तो बोलो इधर कौन लग रहा है? mg sin थीटा, तो एक्सेलरेशन इधर नहीं होना चाहिए, नहीं सर आपने कहा जो स्पीड है वो कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट कब होती है? जब नेट फोर्स क्या होती है? 0, यानी कि अप द इंक्लाइन और डाउन द इंक्लाइन जो फोर्स है वो क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। तो बोलो नीचे वाली फोर्स अगर mg sin थीटा है तो ऊपर कोई फोर्स लगी होगी, और वो कौन होगी? फ्रिक्शन होगी। सही है, इमेजिन करो, ये बात सोचना थोड़ा मुश्किल है कि जब गाड़ी ऊपर जा रही है तो फ्रिक्शन कहां लग रहा है? ऊपर लग रहा है। इमेजिन करो आप भाग के जा रहे हो, आप जो भाग सकते हो 20 की स्पीड पे भाग सकते हो, ठीक है। आप 20 की स्पीड पे भागते हो, एक हिल आ गई, आप भागते रहेंगे, क्या आप हिल पे भी 20 की ही स्पीड पे भागते रहेंगे? आपकी स्पीड कुछ कम हो जाएगी, है ना। तो बोलो ये गाड़ी आराम से पहले फ्लैट ग्राउंड पे चलती आ रही थी कांस्टेंट स्पीड से,
ठीक है। अगर ये कांस्टेंट उतना ही एक्सेलरेटर देके अगर मैं इसको इधर चढ़ाता तो इधर से इधर आते आते इसकी स्पीड कम नहीं हो जाती? यस और नो? लेकिन इसकी स्पीड कांस्टेंट है, क्वेश्चन में गिवन है। स्पीड कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि एक्सेलरेटर दबाया गया है। जब एक्सेलरेटर दबाया गया तो ये रोड को पीछे दबाने की कोशिश करेगी और इस पर फ्रिक्शन आगे लगेगा। सही है, तभी तो कांस्टेंट स्पीड रह पाएगी। सही है ना? अगर मैं यहां आके और इंजन ऑफ कर दूं तो यहां से यहां जाते जाते कुछ स्पीड कम हो जाएगी ना। स्पीड कम नहीं हो रही है, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन उसको ऊपर खींच रहा है। रियल वर्ल्ड में ऑब्वियसली कुछ एक्सेलरेटर हमको दबा के रखना पड़ेगा, तभी कांस्टेंट स्पीड होगी। सही है। अब उल्टा सोच के देखो, जब ये नीचे जा रहा होगा, जब ये नीचे जा रहा होगा तब फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा? तब भी ऊपर होगा। सही है। जब ये गाड़ी यहां पहुंच जाएगी तब भी फ्रिक्शन इधर ही लगेगा। क्यों? क्योंकि जब यहां से यहां जा रही है तो कुछ ऑटोमेटिकली स्पीड बढ़नी चाहिए ना, लेकिन स्पीड बढ़ नहीं रही है, मतलब कुछ ब्रेक दबाए गए होंगे। जब ब्रेक दबाए होंगे तो इधर की तरफ मोशन से ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाओ। सही है। फ्रिक्शन का वैल्यू क्या आएगा? गलत हो गया तुम्हारा। अरे फ्रिक्शन का वैल्यू भाई कितना है? mg sin थीटा के बराबर आएगा। ऊपर वाला फोर्स नीचे वाले के बराबर किया ना हमने, इसलिए फ्रिक्शन का वैल्यू विल बी mg sin थीटा। डन। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन जो हो सकता है दैट इज म्यू एन। ठीक है, ये हमेशा मत बोला करो कि फ्रिक्शन सर ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, वो गलत हो जाएगा। ठीक है। F इज इक्वल, देखो ये लिखा और ये लास्ट में लिखा इक्वल टू mg sin थीटा, तो ये तो मैक्सिमम वैल्यू है, तो फ्रिक्शन जो है वो इसके बराबर है, ना कि इसके बराबर है। लिमिटिंग केस में फ्रिक्शन इसके बराबर हो सकता है। सही है। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड सो दैट इट कीप्स ऑन मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो इतनी होनी चाहिए, इतना फ्रिक्शन अवेलेबल होना चाहिए। सही है भाई? ओके। ये क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन बट कार इज गोइंग थ्रू एन अंडरपास। अभी ब्रिज से जा रही थी, अभी गाड़ी कहां जा रही है? अंडरपास। फाइंड नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शन, कमेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन व्हाइल गोइंग अप एंड डाउन। तो पहले ही हम क्या कर लेते हैं, पहले डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन डिसाइड कर लेते हैं बिना सॉल्व किए। गाड़ी किधर जा रही है? कितने जा रही है? बोलो। अंडरपास। ठीक है। गाड़ी यहां है, ये एंगल थीटा है। बोलो, जब यहां से यहां आएगी गाड़ी तो क्या होगा? स्पीड बढ़ेगी, है ना? ऑटोमेटिकली बढ़नी चाहिए, लेकिन स्पीड कांस्टेंट कह रहा है क्वेश्चन में। तो कांस्टेंट कब रहेगी? जब ब्रेक दबाए जाएंगे। ब्रेक दबाए जाएंगे तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? सही है। जब गाड़ी यहां होगी तब बताओ, यहां से यहां ऑटोमेटिकली स्पीड कम होनी चाहिए, लेकिन कम नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि कुछ एक्सेलरेटर दबाया गया होगा। एक्सेलरेटर दबाया गया होगा मतलब गाड़ी के पहियों ने जोर लगाया और जमीन को पीछे धकेला और जमीन ने गाड़ी को आगे धकेला। तो ऑन द कार फ्रिक्शन इज अपवर्ड्स। सही है। अब नॉर्मल रिएक्शन तो आप अपने आप ही बता सकते हो। बोलो भाई, जब गाड़ी यहां है, बोलो mg इधर, ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा, इधर क्या? mg cos थीटा। सही है। इधर ही क्या लगेगा? mg स्क्वायर बाय आर। बोलो रेडियस पर ऑपोजिट की तरफ डायरेक्शन लगेगा ना, mg स्क्वायर बाय आर, mg cos थीटा, दोनों को मिला दो, mg cos थीटा प्लस mg स्क्वायर बाय आर इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन जाएगा mg स्क्वायर बाय आर प्लस mg cos थीटा एंड फ्रिक्शन म्यू एन नहीं होगा। ठीक है। फ्रिक्शन क्या होगा? mg sin, क्योंकि इस डायरेक्शन में mg sin थीटा लग रहा है तो फ्रिक्शन के बराबर होना चाहिए। लिमिटिंग केस में ये हो जाएगा वैल्यू। सही है। कोई दिक्कत? आपसे पूछ लो फाइंड द मिनिमम म्यू सो दैट द ऑब्जेक्ट या जो कार है इट इज नॉट स्लिपिंग। तो बोलो म्यू की वैल्यू की बात कर रहा है, तो लिमिटिंग केस की बात कर रहा है, यानी कि म्यू इंटू एन इसके बराबर होना चाहिए। बोलो एन से एन कट जाएगा, इस पूरे को उठा के इधर ले आओ। म्यू का वैल्यू इतना होना चाहिए, जी साइन थीटा बाय जी स्क्वायर बाय आर प्लस जी कॉस थीटा। समझ में नहीं आया? फीलिंग आ रही है? फीलिंग आनी चाहिए। ठीक है भाई। अब आप बड़े हो गए, मतलब बड़े होने वाले फिजिक्स में। अब आप वो चीजें करने वाले हैं जो इंडिया में मेरे ख्याल से 1-2% बच्चे भी नहीं कर पाते हैं, बीइंग वेरी ऑनेस्ट। ठीक है। वो है इंटीग्रेशन का सहारा लेते हुए
फिजिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना। इंटीग्रेशन आता है, थोड़ा थोड़ा आता है, बहुत बेसिक बेसिक बात आती है, ठीक है। ओके, अब सर्कुलर मोशन हो रहा है, लेकिन देयर इज समथिंग दैट वी हैव टू कंसिडर फर्स्ट। सर्कुलर मोशन हो रहा है, लेकिन कोई इंडिविजुअल मास नहीं है, कोई ब्लॉक नहीं है। क्या है? एक रॉड है, रॉड, ठीक है। अब मैं कह सकता हूं कि ये जो रॉड है इसको ओमेगा से घुमाया जा रहा है, और आपको बताना है कि यहां से कितने कितने डिस्टेंस पे कितना कितना टेंशन होगा, यहां से कुछ एक्स डिस्टेंस पे कितना टेंशन होगा। मैं कहूंगा कि ये जो रॉड है ना, ये छोटे छोटे मासूम से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा पोर्शन मान लूंगा, और छोटे से पोर्शन के लिए अपना लिखूंगा, और फिर इंटीग्रेट करके पूरे के लिए लिखूंगा। समझ में नहीं आया बात? तो ये जो इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करना है, ये मैं आपको अगली क्लास में सिखाना चाहता हूं। व्हाट टाइम इज इट? 11:05। तो वी विल कंटिन्यू विद दिस इन द नेक्स्ट क्लास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर अपनी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करनी है ना, कि सर मेरे को जेईई एडवांस क्लियर करना है, आपको ये इस तरीके के क्वेश्चन सीखने पड़ेंगे। ये स्टार्टिंग है आपके लिए, ठीक है। ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके चलते ही रहेंगे, चलते ही रहेंगे, ठीक है। सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, रोटेशनल आ जाएगा, अगले साल इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक, उनमें भी ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो वी विल कंटिन्यू विद दिस।